वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के हिंदी के पाठ नंबर 6 बहादुर के व्याख्या को जानेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। बहादुर यह एक कहानी है। इसको अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को इलाहाबाद में हो गई थी। ये कुल 89 वर्ष जिंदा रहे। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया में पाई। स्वतंत्रता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभागों से संबंध रहे। इन्होंने सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा हुआ है। पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी बहादुर में शहर के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले एक नेपाली गवई गोरखे बहादुर की कहानी वर्णित है। यह एक लड़का होता है जिस लड़का का नाम बहादुर होता है और यह नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर रहता है और उसी बालक की कहानी है। बहादुर एक नौकरी पेशा परिवार में आत्मीयता के साथ सेवाएं देने के बाद परिवार के सदस्यों के दुर्व्यवहार के कारण अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाववश स्वच्छंदता के साथ नौकरी छोड़ देता है। अर्थात परिवार के लोग जब उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं तो बहादुर जो था वह बिना छल कपट के अपनी मर्जी से वह नौकरी को छोड़ देता है। उसकी आत्मीयता तथा त्याग परिवार के हर सदस्य में एक कसकती अंतर व्यथा पैदा कर देती है, क्योंकि घर के मुखिया के झूठी शान तथा क्रूर व्यवहार का पोल खुल जाता है। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कैसे पोल खुल रहा है। शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा है। इसमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रूप, रंग, स्वभाव, कर्म निष्ठा, त्याग और स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया है। एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष के उम्र के ठिगना चकैठ शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। लेखक ने देखा जो अमरकांत है उसने देखा। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। जिस तरह स्काउट अपने गले में एक रुमाल बांधते हैं उसी तरह वह भी स्काउटों की तरह अपने गले में एक रुमाल बांधे हुए था। परिवार के सभी सदस्य उसे पैनी दृष्टि से देख रहे थे। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था। अमरकांत जी को नौकर रखना बहुत ही आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदारों के घर नौकर थे, लेकिन लेखक के घर नौकर नहीं थे। उनकी भाभिया रानी की तरह चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। इनकी जो भाभी थी लेखक की, ये भाभिया जो थी वह कोई कार्य नहीं करती थी, लेकिन लेखक की पत्नी निर्मला को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता था। इसलिए लेखक के साले ने उनके घर नौकर के लिए लाया था। जो बहादुर था उसको लेखक के साले ने घर लाया था, लेखक के घर लाया था। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। बहादुर के माँ अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती थी, वहीं उनका भरण पोषण करती थी। वह गुस्सैल स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उनका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता, जिस कारण माँ उसे बहुत मारती थी। बहादुर को मार पड़ती थी। एक दिन की बात है कि एक दिन चराने ले गए पशुओं में से उस भैंस को उसने बहुत मारा, जिसको उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। ये भैंस को जब चराने ले गया था बहादुर, तो उस भैंस को बहुत ज़्यादा मारा, जिस भैंस से माँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास पहुंच गई।
भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। माँ को लगा कि भैंस को इसने मारा हुआ है, इसलिए भैंस भागकर मेरे पास आई है, इसलिए माँ ने बहादुर को बहुत ज़्यादा पीटी। उसके बाद क्या होता है, लड़के का मन माँ से फट गया। उसने माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाले और वहाँ से भाग गया तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुँच गया। वहाँ उसकी भेंट लेखक से होती है। लेखक ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया। लेखक को शुरू में बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार मिला। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया। वह अब दिल बहादुर से बहादुर बन गया। उसका नाम ओरिजिनल उसका नाम जो था वह दिल बहादुर था, लेकिन निर्मला जो लेखक की पत्नी थी उसने उसके नाम से दिल हटा दिया और सभी कोई उसे बहादुर बहादुर कहकर पुकारने लगे। बहादुर अति हंसमुख तथा मेहनती लड़का था। वह हर काम हंसते हुए कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसकी वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण था। पूरा घर जो है वह खुशी खुशी में जी रहा था। उसके बाद क्या होता है, निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप को धन्य समझती थी, इसलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की भांति नहीं हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। किसने कहा? लेखक की पत्नी निर्मला ने कहा। बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों में पोंछा लगाना, चाय बनाना तथा पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना, यह सब बहादुर करता था। बहादुर सीधा साधा तथा रहमदिल बालक था। अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम न करने का आग्रह करता था और दवा खाने के समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। बहादुर जो था वह अपने जो मालकिन थी निर्मला, उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और थोड़ा भी तबीयत खराब होता था तो उनको दवा ले आकर दे देता था और काम न करने का सलाह देता था। उसके बाद क्या होता, वह एक कृतज्ञ बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती है। जब निर्मला ने पूछा कि क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती है, तो बहादुर ने कहा कि वह मुझे बहुत ज़्यादा मारती थी, इसलिए माँ की याद मुझे नहीं आती है। परंतु माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था। जब निर्मला पूछती थी कि माँ के पास पैसा नहीं भेजोगे, तो उसने कहा, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान था। वह अपने माँ बाप का भी ख्याल रखने वाला था। उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब रात का काम समाप्त करने के बाद एक टूटी हुई खाट पर बैठ जाता और नेपाली टोपी पहनकर आईनों में बंदर की तरह मुंह देखता और कुछ देर तक खेलने के बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। जब सोने का वक्त होता था तो वह गुनगुनाता था और वह बंदरों की तरह मुंह बनाता था और वह शीशों में देखता था। उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। जब वह पहाड़ी गाना गाता था तो सभी कोई जो है वह उसको सुनते थे और एक तरह से मीठी उदासी लेखक के घर में फैल जाती थी। उसकी गीत को सुनकर लेखक को लगता कि जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। उसके गीत में वियोग था, उसके गीत में दर्द था, ऐसा दर्द था कि कोई बिछड़े हुए व्यक्ति को वह बुला रहा हो। लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगे। मोहल्ले के लोगों को नीचा मानने लगे क्योंकि उनके यहाँ नौकर था। नौकर पर वह फक्र करते थे, अपने आप को प्राउड फील करते थे। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए। बहादुर जब आ गया घर में तो सभी कोई आलसी हो गया। मामूली काम के लिए भी बहादुर की पुकार होने लगी, जिससे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। बड़ा लड़का किशोर ने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिए। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था, इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती
तो उसको बुरी बुरी गालियां देता और मारता भी था। समय बीतने के साथ ही लेखक के मनोस्थिति भी बदल जाती है। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता है। पहले जब शुरू में बहादुर आया था तो उसको जो है वह अपने बेटी की तरह देखा जाता था, लेकिन बाद में जब समय बीतता गया तब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखने लगे और सभी कोई उसे नौकर समझने लगे। उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। निर्मला जो थी वह बहादुर को अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर करती है। वह कहती है कि यहाँ पे जो है रोटी बनाओ और खुद से खाओ, लेकिन बहादुर जो होता है उन्हें रोटियां बनाने नहीं आता है और वह जो है रोटी उस दिन नहीं बनाता है और उस दिन भूखा सो जाता है। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला से मार खाता है। वह मार खा लेता है लेकिन फिर भी रोटियां वह नहीं सेकता है। उसके बाद क्या होता है कि वह रात को सो जाता है और सुबह उठता है तो फिर उसी तरह हंसता खेलता है और फिर अपने से रोटियां बनाता है और उस रोटियों को देखकर हंसता है और फिर उसे खाता है। बहादुर के अंदर जो है किसी से कोई भी छल नहीं था और किसी को भी बुरा नहीं मानता था। आगे क्या होता है इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे, जिस कारण बहादुर से अधिक गलतियां होने लगी। लेखक यह सोचकर चुप रहने लगे कि नौकर चाकर के साथ मारपीट होना स्वाभाविक है। इस बीच एक दूसरी घटना घट गई। लेखक के घर कोई रिश्तेदार आया था। उनके भोजन के लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है। सभी कोई बातें करने लगते हैं। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपए गुम होने की बात कहकर घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। बहादुर के सिर दोष मढ़ दिया जाता है। कहा जाता है कि बहादुर ने ही पैसा को चुराया है। लेखक को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसे पड़ा देखता तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया करता था। किंतु रिश्तेदार के यह कहने पर कि नौकर चाकर चोर होते हैं, लेखक ने कड़े स्वर में पूछा कि तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे। उसने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। लेखक ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया कि ऐसा करने से बता देगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसी समय रिश्तेदार साहब ने बहादुर का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए, जैसे पुलिस को देने जा रहे हों। वह जो है पकड़ा और पकड़ के जो रिश्तेदार था वह रिश्तेदार बहादुर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाता हूँ, इससे बहादुर बता देगा। फिर भी उसने पैसे लेने की बात स्वीकार नहीं की तो निर्मला भी अपना रोब जमाने के लिए दो चार तमाचे जड़ दिए। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया था। एक दिन बहादुर वहां से भाग निकला। एक दिन की बात ऐसी होती है कि बहादुर लेखक का घर छोड़ देता है। लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। दफ्तर का मतलब ऑफिस होता है। निर्मला चुपचाप आंगन में सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले रखे हुए थे, सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे। निर्मला भी अपनी बदकिस्मती का रोना रो रही थी। निर्मला कह रही थी कि हमारे किस्मत में ही काम करना लिखा हुआ है, नौकरों का सुख नहीं है। सभी कोई अपनी गलती को स्वीकार रहे थे। लेखक बहादुर का त्याग देखकर भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसने अपना तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूते सब कुछ वहीं छोड़ गया था। जिससे बहादुर के अंदर का दर्द का पता चलता है। वह गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह मां से दुखी था तथा उसने घर का त्याग किया था। लेकिन जब लेखक के घर आया तो यहाँ भी उसे मार और गाली गलौज होती थी, जिसके चलते वह दुखी होकर अपना सब कुछ छोड़कर वह घर से भाग जाता है। अंततः लेखक बहादुर की ईमानदारी तथा उसका त्याग देखकर एक अजीब सा लघुता का अनुभव करता है। लेखक यह समझता है कि वही सबसे बड़ा है और मैं सबसे छोटा हूँ। लेखक अपने आप को तुच्छ समझने लगता है कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, हम लोग कितने गिरे हुए हैं कि एक जो है जिसने गलती नहीं किया और उसको हमने इतनी यातनाएं दी है, तथा अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहता है कि यदि मैं न मारता। लेखक कहते हैं कि यदि मैं न मारता तो शायद वह नहीं जाता।
किशोर भी अपनी भूल महसूस करते हुए कहता है कि एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो उसे माफ़ी मांग लेता तथा कभी जाने नहीं देता। सब किसी को अपनी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लेखक को महसूस होने लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मानवता का त्याग कर देता है तो उसकी झूठी शान बालू की भीत की तरह ढह जाती है और हाथ मलने के सिवा कुछ शेष नहीं रह जाता है। और सभी कोई पछताने लगते हैं और सभी कोई कहते हैं कि बहादुर आता तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेता। इस तरह से उनके घरों का जो झूठी शान था वह बालू की भीत की तरह ढह जाता है। भीत का मतलब घर होता है, तो बालू का भीत की तरह वह ढह जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।